बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम सबों ने बड़े सुकून आराम से मीना कुमारी की दास्तां सुनी और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उन्हें 4 पार्ट 5 पार्ट में इकट्ठा कर सकूं, पर मीना कुमारी को इतने कम एपिसोड में बांटना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, पर फिर भी मैंने किया। पर इस बार हम सब मीना कुमारी के उन लोगों की बातें सुनेंगे जो उनके करीब रहे, जिन्होंने उनके जीते जी उनके प्यार को नहीं स्वीकारा, फिर भी उनके पसंदीदा धर्मेंद्र ने कुछ नहीं कहा। तो मैं उन सब की बातें आपको ये आखिरी एपिसोड में बताऊंगी और फिर कभी कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं जब इकट्ठा होकर आएंगी मेरे पास कि मैं मीना कुमारी के बारे में कुछ और कहूँ तो ज़रूर कहूँगी। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। और यूँ मीना कुमारी की दास्तां ख़त्म हुई, या यूँ कह सकते हैं, मैं ऐसे कैसे कह दूँ कि ये पूरी दास्तां जो थी इसमें भी बहुत कुछ बाकी था, पर अब कहीं ना कहीं तो अंत होना ही था, तो हमने इसमें एक अंत दिखाया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो वाकई में बहुत संजीदा थे अपने संबंधों को लेकर मीना कुमारी के साथ। उन लोगों ने क्या कहा मीना कुमारी के जाने के बाद, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत भूषण जी की। भारत भूषण जी के पास कहने के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बैजू बावरा सबसे हिट फिल्म दी थी मीना कुमारी के साथ। वो उनकी ज़िंदगी में जब आए जब उनका प्यार जो है शादी में तब्दील हो चुका था। शादी चोरी छुपे हुई थी, तो उनका कहना है कि अभी उन्होंने अपने खुलेआम पति के साथ रहना शुरू नहीं किया था और बैजू बावरा शुरू हो चुकी थी, और उस सेट पर हम दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे। कानून उनकी कोई सहायता नहीं कर सका और उन्होंने गरीबी के दिन काटे थे, तो उनके पिता को डर लगने लगा कि सोने की उनकी चिड़िया कहीं उड़ ना जाए। वे पिता के घर से ना जाती तो भी हमारा साथ लंबा चलने वाला नहीं था। किसी भी स्त्री पुरुष का साथ विवाह के पवित्र धागे में बंधे बिना स्थायी रूप नहीं ले सकता था। समय गुजरता गया, नए नए नाम मीना के संदर्भ में मुझे सुनाई देते रहे। बैजू बावरा एक हिट फिल्म निकली, और हिट फिल्म की जोड़ी अक्सर कई फिल्मों के लिए ली जाती है। इस फिल्म के बाद चूँकि मीना कुमारी कमाल अमरोही के पास चली गई थी, और उस वक्त कमाल साहब ने बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त कर ली, लेकिन उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई प्रोड्यूसर मीना के साथ मुझे हीरो ले। ऐसा भारत भूषण जी का कहना है। कई निर्माता निर्देशक आए, पर सबको लौटाना पड़ा, और बैजू की हिट टीम फिर नहीं के बराबर हो पाई। अब ये छिपी हुई कोई बात नहीं थी कि शराब की लत उन्हें ले डूबी। उनकी शराब नोशी के किस्से मैंने जब भी सुने, मुझे भोली भाली शक्ल वाली वह मीना याद आती रही जो शराब के सख्त खिलाफ थी, जिसे उससे सख्त नफ़रत थी। बैजू बावरा के सेट पर शराब की बुराइयों पे वे बाकायदा लेक्चर भी देती थी। बचपन में वे प्यार को तरसी, जवानी में पांव धरते प्यार के नाम पर ठगी गईं, फिर कहीं से सच्चा प्यार पाने की प्यास हर किसी को भरपूर प्यार बांटती रही। बदले में उन्हें क्या मिला, किसी ने उन्हें नहीं बताया कि शराब ने आज तक कोई ज़ख्म नहीं भरा। अब बात करते हैं राजेंद्र कुमार जी की। राजेंद्र कुमार जी उन्हें जो थे वो मेम साहब कहा करते थे। उन्हें साइन किया गया था चिराग कहाँ रोशनी कहाँ के लिए। पहले ही दिन जब उनका परिचय कराया तो राजेंद्र कुमार ने हाथ जोड़कर कहा, मेम साहब, मैं नया आदमी हूँ, आपके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं आपका फ़ैन हूँ। मैंने आपको एक नन्ही मुन्नी बच्ची के रूप में प्रतिज्ञा में देखा था। तो वो बहुत खुश हुए, बोले, अल्लाह, आप तब से मेरी फिल्में देखते हैं। बोले, अगर मैं आपसे कुछ सीखना चाहूँ तो कंजूसी ना करें। मेरे दिल में मीना के लिए सदा ही आदर रहा। पता नहीं कौन सी भावना थी कि मैंने उन्हें पहली मुलाकात में मेम साहब कहकर संबोधित किया, और आखिरी दम तक मैं उन्हें इसी नाम से पुकारता रहा।
अगर मैं कहूँ कि उन जैसी महान अभिनेत्री नहीं देखी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने जब तक उनके साथ काम किया उनमें आम हीरोइनों सी नखरेबाजी नहीं देखी। मैंने उनके ना साथ कभी कोई हेयर ड्रेसर देखी ना मेकअप मैन। वो बहुत सादगी पसंद थी, बनावट से दूर थी और बस 5 मिनट में अपना मेकअप कर लेती थी और अपने हाथ से कंघा करके सेट पर पहुंच जाया करती थी। कभी कभी किसी सीन में कमज़ोर दिखती तो वह खुद ही कह देती थी कि ये सीन दोबारा कीजिएगा। एक दिन की बात है, हम लोग अकेली मत जाइयो की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें सेट पर आने पर देर हो गई। मैं मेकअप रूम में गया तो वह रो रही थी और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये जातियाँ, ये पाबंदियाँ कहाँ तक सहन करूँ। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, पता नहीं कब छलक जाए। कुछ भी हो मेम साहब, कमाल साहब को छोड़िएगा मत, ये मेरा छोटा सा मशवरा है। और फिर एक दिन सुना कि मेम साहब ने कमाल साहब को छोड़ दिया। एक दिन महमूद मिला तो कहने लगा, मीना जी आपकी शिकायत कर रही थी कि सब मिलने आए, मैं नहीं आया। मैंने महमूद से कहा, मेम साहब से कहना याद है मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि घर ना छोड़ें। इसके बाद मुझे एक पार्टी में मिली और बोली, हमने आपको हमेशा अपना हमदर्द और दोस्त समझा, पर ऐसे वक्त में भी आप हमारे पास नहीं आए। मैंने कहा कि मेम साहब मुझे आपका संदेश मिल गया था, हम हिंदू लोग शादी ब्याह को बहुत महत्व देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। वे दरअसल कानों की बहुत कच्ची थी, उनके आसपास रहने वाले लोग बात कान में डाल देते थे और बात अमर हो जाती थी उनके लिए। मुझे यकीनन है मेम साहब जब तक कमाल साहब क्या रही, एक अच्छी बीवी की तरह रही। कमाल साहब उनके पति थे और हर कोई घर की इज्जत पर्दे में रखता है। मेम साहब कमाल साहब के यहाँ शराब पीती थी या नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और दूसरों को वैसे मैंने उन्हें देखा है शूटिंग की थकान दूर करने के लिए मैं और बाकर साहब कभी कभी एक आध पैग ले लेते थे तो वो कहती थी, ये आप क्या पीते हैं, ये जहर है, इसे मत पिया कीजिए। आश्चर्य है कि जहर को जानते हुए वो खुद उसका उपयोग क्यों करने लगी। दिल एक मंदिर मेरी मेम साहब के साथ आखिरी फिल्म थी। पाकीज़ा की रिलीज़ के बाद जब मुझे उनकी तबीयत की खराबी का पता चला तो मैं पत्नी के साथ उन्हें देखने गया। देखा तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, उन्हें लिवर की शिकायत थी जिसके कारण उनका पेट फूल गया था। मैंने कहा, मेम साहब आप काले चनों का सूप पिया कीजिए। बोले, हाँ मेरे बाबूजी भी पीते थे। बोले, मैं बनाकर भेज दूँगी, मेरी पत्नी ने कहा। इसके बाद 15-20 दिन तक काले चने का सूप हमारे घर से भेजा जाता था, लेकिन एक दिन उनकी आया का फ़ोन आया कि हमें बनाना आ गया, आप मत भेजिए। फिर मैं एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए बाहर चला गया और उसके बाद फिर मैं दूसरी शूटिंग के लिए गया तो इस बार मैंने सेक्रेटरी से कहा कि मेरी ओर से मेम साहब की तबीयत पूछा है और सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता ज़रूर ले जाए। उनको सफ़ेद फूल काफ़ी पसंद थे और मैं मेकअप करवा रहा था कि खबर आई कि मीना कुमारी का देहांत हो गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो शरीर जो है कार्टर रोड ले जाया जा चुका था। कुछ लोग जब दुनिया में आते हैं तो झोली फैलाए आते हैं, लेकिन वे झोली भर कर आएँ और लोगों को अपनी भरी झोली खाली करने के लिए आमंत्रित करती रहें। काश ये मोहब्बत, ये खुलूस उन्हें ज़िंदगी में मिल जाता जो उन्हें मौत के समय मिला। इसको न कदरी आलम का सिला कहते हैं। मर गई वह तो ज़माने ने बहुत याद किया। अब बारी आती है कमाल अमरोही साहब की। जाने किस सहारे की तलाश थी उसे। पूरा छिला हुआ एक केला मुट्ठी में दबा था और कुछ खाने से मुँह सना था। यह है मेरी बेटी महज़बीन। जब मास्टर अली बख्श ने मेरा उससे परिचय कराया तो वह घर भाग गई और पर्दे के पीछे छुप गई। मोदी साहब ने मुझे दादर के मास्टर अली बख्श की बेटी को देखने भेज दिया था और अनारकली से बात बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद आपको सारी कहानी पता ही है। मीना को मैं आज भी उसी शिद्दत से प्यार करता हूँ जैसा तब करता था। इतनी देर हम क्या बातें करते रहते थे, पूरी पूरी रात। हम रजाई के अंदर मीना अपना फ़ोन छुपाकर बात करती रहती थी। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये बात मैंने उनसे कभी नहीं छुपाई। मीना कुमारी को मैंने तलाक दे दिया था, मीना ने मुझसे तलाक ले लिया था। फिर मीना की शादी किसी और से कराई गया। इस तरह से कई किस्से फैले हुए हैं। वे मेरी कानूनी बीवी थी और इस्लाम कानूनी बीवी को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि खाविंद के रहते वह अपनी वसीयत कर सके। वे अपनी वसीयत कर गई, उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने किया। अब कोई ये समझता हो कि मैंने उनका पैसा या माल असबाब हड़प लिया हो तो ये गलत है। ये इल्ज़ाम मुझ पर बार बार लगाया गया कि मैंने उन्हें निखरने का मौका नहीं दिया।
जबकि मुझसे जो हो सकता था मैंने उनके एक्टिंग में सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किया। मीना की ज़िंदगी की कहानी वही थी जिसे इतिहास ने हर मजहब में दोहराया है। मीराबाई को जहर क्यों दिया गया? इसलिए कि दुनियादारी के लिहाज से उनके कदम गलत थे। मीना में भी कुछ कमज़ोरियाँ थी। इस कमज़ोरी की वजह से उससे नफ़रत नहीं की जाती थी। उन लोगों का ख्याल था कि मैं उसे मारता पीटता हूँ या टॉर्चर करता हूँ। तो मेरा एक जवाब है, मेरी फिल्म पाकीज़ा। एक्टिंग का जो आर्ट मीना को इतना ऊंचा ले गया वह कहीं भी अपनी मेहनत से बनाया हुआ नहीं था। वह तो पैदाइशी था, कुदरत का दिया हुआ था। उनकी नानी बंगालन थी और एक्ट्रेस भी। मीना अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ आई थी, लेकिन मेरा घर उन्होंने छोड़ा लोगों की बातों में आकर। मेरे यहाँ से जाने के बाद की कहानी उनके डाउनफॉल और सेल्फ डिस्ट्रक्शन की कहानी है। जाने किस किस्म के सहारे की तलाश में वे यहाँ वहाँ भटकती रहीं और बार बार धोखा खाती रहीं और आखिर फ्रस्ट्रेशन में शराब की ओर झुक गई। गोविंद सिंह जी कहते हैं कि नन्ही महजबीन अपनी इस तारीफ से कभी खुश नहीं होती थी। वह खुश होती थी तो केवल चॉकलेट पाकर। ऐसा लगता था गुलाब के सुंदर फूल को किसी ने अभी अभी आंसुओं से भरी बाल्टी में डुबोकर निकाला है। पर्दे पर नाचने वाली तस्वीरों पर उनके कदम बढ़ते जा रहे थे, पर उनके ज़ख्मों को भरने वाला कोई नहीं था। वक्त ने उनको मीना कुमारी बना दिया। वह मीना तो बन गई, पर कच्ची उम्र में उसके जिस्म पर दर्द की जो नक्काशी हो गई थी, वह मीना कुमारी रात के अंधेरे में जुगनुओं की तरह टिमटिमाने लगी। लेकिन उन्हें कोई आवाज़ दे रहा था, डुबो देंगे नैया लेकिन तुझे ढूंढ ही लेंगे। और बैजू बावरा से भूले उस नौजवान ने उसे जब ढूंढ लिया तो फिर उसके प्यार को ईंटों से चुन दिया गया। वह नौजवान उनके दिल के भारत का भूषण न बन सका और घायल बुलबुल पिंजरे में सर पटक पटक कर रह गई। पिंजरे की तीलियों ने उसको और घायल कर दिया। सिनेमा की चमकती अंगूठी पर उसकी मीना कुमारी सबसे अलहदा दिखाई पड़ती थी। प्यार का सुकून तो मिला पर किलकारियाँ न पाईं। वह कला की भूखी थी, हर कलाकार जैसे होता है। गोमती के किनारे सड़क पर मिले अनाथ लड़के के प्रति उनकी ममता, उनका लगाव, उनके अपने संपूर्ण जीवन की गहरी सच्चाई है। पाकीज़ा में अपनी कला को चरम सीमा पर पहुंचा देने वाली मीना कुमारी कहती, होठों पर मुस्कुराहट तो ज़रूर है, पर दिल पर जो बीत रही है वह क्या तुम जान सकोगे? 7 फेरे में उसने अपना जैसे कलेजा निकाल कर रख दिया था। जाने क्यों कला पूरी सच्चाई के साथ वहाँ रहती है जहाँ जिस्मानी भूख बहुत रहती है। दुनिया के हर बड़े कलाकार के साथ उनकी जिस्मानी हरकतों करतूतों का बड़ा पुलिंदा बांध कर रखा गया, देखा गया, सुना है लोगों ने। इसलिए हमेशा हैरत से दुनिया ने न जाने क्या क्या कहा। दिल और जिस्म साथ नहीं चला करते। उसे ब्लड कैंसर ने दबोच लिया। अस्पताल की सारी छटपटाहट को मीना ने पी लिया और इस बीमारी के दौरान भी उसकी आंखों को सागर की तलाश थी। अब देखते हैं अशोक कुमार जी क्या कहते हैं। जिस बीमारी की कोई दवा ना हो उस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है मौत। मीना का मर्ज लाइलाज था, ये मुझे मालूम हो गया था। एक्टिंग के मामले में वह मुझसे कितना आगे है ये तो मैंने बहुत बाद में जाना, जबकि मुझे उसी से पता चला। उससे भी मालूम था कि वह ज़्यादा दिन जीती नहीं रहेगी। जब इंग्लैंड से अपनी बीमारी का इलाज करा के लौटी तो उसने बुलवाया। सारी दुनिया ने मेरा इलाज कर लिया, एक बार आप भी कर लेते। मेरे ख्याल से अशोक कुमार जी होम्योपैथी का इलाज करते थे। मैं उसे देख के पहचान नहीं पाया। उसके पैर एकदम चौड़े हो गए थे, शरीर मोटा और भद्दा, गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने कहा कि मैं तुम्हें दवाई जब दूंगा जब तुम वादा करो कि तुम परहेज करोगे। उसने कहा मुझे मंजूर है। और थोड़े दिनों तक इंग्लैंड से लौट के आने के बाद मेरी दवाई से उनकी हालत सुधरती रही। फिर उसके बाद जब मैं एक दिन अचानक उनके कमरे में घुसा, वो निढाल पड़ी हुई थी और चारों तरफ शराब की बू आ रही थी। लगता है बहुत पीने लगी हो। मैंने कहा तो कहने लगी नहीं मैंने पी नहीं है। और इसके बाद देखा एक दिन बड़े शौक़ से मिर्च मसाले से भरा मांस खा रही थी और भीतर ही भीतर मैं कांप गया उनकी यह हालत देखकर। और जब मैं पेट के ऑपरेशन के लिए अमेरिका गया तब पता चला उनकी हालत गिरती जा रही है। मौत क्या है? रविन्द्रनाथ की टैगोर की कविता का मर्म जाना। मौत क्या है? माँ की गोद से सुखदायी अनुभूति। एक कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे फिर दवाई मांगी। आखिर कब तक दवाई काम करती? मैंने कहा अब की बार मैं तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आऊँगा, और मैंने दवाई भिजवा दी। दरवाज़ा आज भी बंद था और मेरे खटखटाने पर खुला तो असंयम पराकाष्ठा पे था। मेरी सीमा यहीं तक थी और
अर्थी घर से जा चुकी थी। कब्रिस्तान पहुंचा, कारों की भीड़ वहाँ जमा थी। मैं बहुत पीछे रह गया। अंतर ने आवाज़ दी, तू देख सकेगा उसे? वह बरसों का साथ, छेड़खानियाँ, स्नेह, सलाह, मशवरा, आज जो मिट्टी बन पड़ा है, उसे आखिर बार ही सही भरपूर नज़र देख लेने, सह लेने की हिम्मत है तुझ में? नरगिस दत्त। चलो अच्छा हुआ चली गई मीना। मीना की बाजी नरगिस को उसे बहुत बहुत बधाई हो। मीना हमेशा प्यार से मुझे बाजी कहा करती थी। मीना को मैं जितना जानती थी वे तमाम न कहते बनता है न लिखते। उसे बेहतर जानना मैं महसूस कर सकती हूँ, बयान नहीं। मीना कुमारी अदाकारी के मजमून पर लिखी हुई किताब है, जिसका आज की और आने वाली कल की हर अदाकारी के लिए पढ़ लेना और फिर कुछ सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है। मीना ने हमेशा हर किसी का भला किया है। जब मैं फौजी भाइयों के कार्यक्रम के लिए सुनील और मैं अजंता ट्रिप के साथ गए हुए थे, तो वहाँ ये खबर सुनकर मैं दिल महसूस करके रह गई कि नरगिस, आज ही तो मौका था मीना के उन तमाम आंसुओं को उतार देने का जो उसने तेरे कंधे पर बहाए थे। आसपास के हर जाने पहचाने इस मिट्टी के खिलौने बनाने वालों ने उसकी जाती ज़िंदगी में इतनी बेचैनी और गम भर दिए थे कि एक वक्त ऐसा आया कि मीना के चेहरे से उदासी और गम और बेचैनी हटती ही नहीं थी। मेरी तरफ से उन्हें भी बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। मीना मर गई, बहुत अच्छा हुआ ना? क्यों? सलमा सिद्दीकी। मीना कुमारी ने मुंबई के नर्सिंग होम में आखिरी अपनी ज़िंदगी की सांस ली। मगर क्या करूं, जब मेरे दिल ने कुछ ऐसा महसूस किया कि ख्याल के पीछे 18 साल की वह मुद्दत है शायद, जिसमें मैंने मीना कुमारी को देखा, जाना और अपनी तौर पर समझा भी। मंजू, मैंने एक दिन सुना। अमरोही बेचैन हो चुके थे। मीना जी घर पर नहीं है। मैंने पूछा, मंजू? मैं दिल में कहने लगी, भाई ये मंजू कौन है? मुझे क्या मतलब किसी मंजू से? साफ बात यह है कि मैं किसी मंजू से नहीं मिलूँगी। उन्होंने कहा मीना कुमारी का। कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने कहा मीना कुमारी का नाम ही मंजू है। और जब मीना कुमारी कमरे में आई, वो उस समय सफ़ेद गरारा कुर्ता पहनी हुई थी, लंबे काले चमकीले बाल खुले हुए थे। वे बेहद खूबसूरत लग रही थी। कोई हीरोइनों वाला नाज ना नखरा। मैं देखती रह गई। अरे कुछ तो ठस्सा, नखरा और रौबदाब होना चाहिए। परंतु मीना कुमारी ना तो फिल्म की बात कह रही हैं, ना अदाकारी की, ना अपनी किसी बड़ाई की। वो तो कह रही हैं कि उन्हें बम्बई का मौसम, मानसून बहुत पसंद है, उन्हें खाने में बिरयानी इतनी पसंद है। अचानक एक दिन मैं सुनती हूँ कि कमाल अमरोही साहब से उनकी शादी हो गई। फिर एक दिन सुनने में आता है कि अपने शौहर को छोड़कर चली गई। इस खबर पर यकीन नहीं आया। उस दिन वे बहुत खुश थी और मज़ेदार पान खा के हमसे गप्पे चल रही थी। ऐसा कम ही होता था। उसी वक्त टेलीफोन पर घंटी बजी और उनकी आंखों की चमक और मिठास एकदम जाग उठी। इससे साफ अंदाज़ा लग रहा था कि जो बात वे सिर्फ टेलीफोन के तार से नहीं हो रही, बल्कि किसी गहरे, मजबूत, अनजाने और अनदेखे जज्बे के साथ दिल के तार छेड़े जा रहे थे। जब वो टेलीफोन करके ड्राइंग रूम में आई तो उनके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे। हफ्ते बाद ये पता चला कि वो अपना पाली हिल का फ्लैट छोड़ के चली गई हैं। कोई बहुत खुश था कि मीना कुमारी ने अपने पिंजरे की तीलियां छोड़कर आज़ादी की सांस ली। कोई बहुत नाराज़ था क्यों मीना कुमारी ने ऐसा गलत कदम उठाया। खुद मीना पर इसका क्या असर था, ये फ़ौरन पता ना चल सका। मीना कुमारी को क्या पता है कि किसने टेलीफोन किया। कृष्णचंद्र जी बड़ी मुश्किल से चलने पर राजी हुए। रास्ते भर वह मुँह फुलाए रहे। जब मीना कुमारी के बहनोई के घर पहुँचे तो दोबारा हमारा इंटरव्यू लिया गया और मैंने उनसे पूछा, आप कैसी हैं? तो उन्होंने कहा, बस जी रही हूँ, अब कोई शिकायत नहीं। मैंने बस उन्हें इतनी सलाह दी कि मीना जी जो हुआ सो हुआ। आप चाहिए कि रुपया पैसा जमा करें, अपनी कमाई को सैंत के रखें, बल्कि किसके लिए? आजकल मीना कुमारी का उस हीरो के साथ सिलसिला चल रहा है। आजकल इस तरीके के किस्से सुनाई देते। अरे अब तो वो पुराना हो गया, सुना है किसी राइटर के साथ चल रहा है। कोई कहता अरे साहब फला प्रोड्यूसर से गाड़ी छिन रही है। और इस तरह से मीना के बारे में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं, क्योंकि अब वो अकेली थी और पान का उन्हें इतना शौक़ था कि वो ऑक्सीजन की नली हटवा कर पान खाया करती थी। बस वो इतना कहती थी कि खुदा मुझे इतनी उम्र और ताकत दे कि पाकीज़ा पूरी हो जाए। वह जो मोहब्बत की प्यासी थी और जिसने एक बार कहा था, मोहब्बत का मज़ा मैंने भी चखा था सिर्फ अपनी माँ के आंचल में, और बस उसके बाद मेरे हिस्से की मोहब्बत पर लगा कि कहीं आसमानों में खो गई। प्रदीप कुमार के बारे में अगर बात ना की जाए तो ये
दास्तां अधूरी रहेगी। लगता है जैसे कल ही की बात है। और परिणीता और अनारकली, परिणीता भी प्रदर्शित हुई थी उसी समय और मैं बैजू बावरा भी देख चुका था और मेरे को मीना कुमारी के साथ काम करना था। बावजूद इसके कि मैं कई फिल्मों में हीरो की भूमिका कर चुका हूँ गीता के साथ, मैं मेरे हाथ में राखी बांधती थी और भाई जैसा समझती थी। लेकिन मीना अगर चाहती तो मैं भी उनसे राखी नहीं बंधवाता। अब ये वो खुल के कबूल कर रहे हैं इस बात का कि कमाल साहब, जो लोगों ने कहा प्रदीप कुमार उन्हें बहुत पसंद करते थे और वे भी प्रदीप कुमार को बहुत पसंद करती थी। एक बार मैं नींद में सोया हुआ था, टेलीफोन की घंटी बजती है तो आवाज़ सुनाई देती, मैं मीनू सोए हुए थे ना। बोले आप इस वक्त आ सकेंगे क्या? रात में वे आए, अपनी पत्नी उनके साथ थी। मैं आपका यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। आखिर आपको ज़िंदगी से इतनी शिकायत क्यों है? मैंने पूछा। बोले बताइए मैं किसके लिए जीऊँ? कौन है मेरा? न बेटा, न बेटी, न शौहर। और वो फूट फूट के रो पड़ी और उनके आंसू बहने लगे। सच कहूँ तो उन्होंने मुझे अपनी किसी सहेली का दर्जा दिया था। मैंने मीना को कब्र में अंधेरे में सोते हुए नहीं देखा, इसलिए मुझे लगता है कि मीना मरी नहीं। उनके दुश्मनों ने उनकी मौत की झूठी अफवाह फैला दी है। रवि ठाकुर की ढेर सारी पसंदीदा कविताएं सुनाने के लिए संजो के रखी हैं। बाद में सुनूंगा, शेर सुनूंगा, नज़में भी पढ़ूंगा। लेकिन मीना की याद में इस मीठे भ्रम और झूठे सपने पालने में मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है। ख्वाजा अहमद अब्बास, बहुत सारे लोग इस उनके बारे में कह के गए हैं, पर चूँकि बात लंबी हो जाएगी और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है कि मीना कुमारी ने जीते जी अपनी डायरी के बिखरे पन्ने प्रसिद्ध लेखक गुलजार साहब को सौंप दिए थे। उसमें क्या था? उन्होंने कहा था कि सिर्फ गुलजार ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मेरी शायरी से बेइंतहा प्यार और मोहब्बत है, और हुआ भी यही। डायरी के कुछ पन्ने तो इस टाइप के थे कि जैसे पटाखे फोड़ने हैं तो लोग यहाँ क्यों आए हैं, इतना शोर क्यों कर रहे हैं, शुक्र है आज होटल खाली है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने डायरी में लिख रखी कि वो उस समय क्या रात ठीक से नींद नहीं आई, वही जो होता है जहन जागता रहा, इंतज़ार करता रहा, इस तरीके की बातें उन्होंने लिखी। और रात भी हवाओं की आंधी दरवाजे खिड़कियाँ पार कर जाना चाहती रही, शायद इसलिए कल भी मैं जाग गई और सुबह से ही वह शोर मुसलसल है। बहुत काम किया, बहुत दर्द है, फिर वही लड़ाई और खून। ज्योतिषी ने पूछा विदेशी हैं? अल्लाह अल्लाह मेरा बदन मुझसे ले ले और मेरी रूह उस तक पहुंचा दे। 24 घंटे हो गए जागते, अब कल की तारीख में क्या लिखूं? भीड़ है, शोर है और दर्द, उफ दर्द तारीखों ने बदलना छोड़ दिया। ये मीना कुमारी की कुछ अनकही बातें थीं और एक बिरहन नाम की एक लंबी सी गज़ल है और एक दो रुबाइयाँ भी हैं, अजब गम मिला, खिड़की, उलझे, ऐसे बहुत सारी नज़्म हैं जो उन्होंने गुलजार साहब को दी। और गुलजार साहब ने, मैंने आपको शहतूत पे बैठी हुई, शहतूत की शाख पे बैठी मीना बुनती है रेशम के धागे भी सुनाई थी। और मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी सारी बातें कहूँ इससे पहले आप इसे यहीं तक सुनकर समाप्त होने दें कि टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। आप भूल रही हैं मीना जी कि सौगात आपको बहुत मिली, लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया और हम आज भी आपको प्यार करते हैं, वरना यूँ मैं कहानी ना सुनाती और लोग इतने इत्मीनान से बैठ के आपकी कहानी ना सुनते। शुक्रिया।